नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए अब यूपी में शुरू किया जाएगा हर घर दस्तक अभियान। यूपी में 60 दिनों तक चलेगा विशेष सफाई अभियान, बनाए जाएंगे 1000 अमृत सरोवर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए मेरठ में बनाया जाएगा स्टेशन, रेल मंत्री ने दी स्वीकृति। कानपुर में आयोजित रामोत्सव में पुष्पक विमान पर सवार होंगे 6000 राम, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अब एचपीडीयू और ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलकर तैयार करेंगे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, जिनसे थमेगा डिटर्जेंट प्रदूषण। कुशीनगर के डॉक्टर गंगेश को किया गया अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित। राज्य अध्यापक पुरस्कार की तैयारियां हो चुकी है शुरू, जाने कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता करने में लग गई है। इसके लिए 15 अप्रैल 2022 से घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत आशा वर्कर्स घर घर जाकर संचारी रोगों से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर रही हैं। इसके साथ ही वो लोगों को संचारी रोगों के बारे में बता रही हैं और उससे बचाव के तरीके के बारे में भी जागरूक कर रही हैं। यह अभियान 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। राज्य ने 2 अप्रैल से संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि जेई, डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसे रोगों के इलाज और बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही आशा वर्कर्स लोगों को संचारी रोगों के बारे में जागरूक कर रही हैं और उनसे बचाव के उपाय भी बता रही हैं। वो लोगों को साफ पानी पीने और आसपास सफाई के लिए जागरूक कर रही हैं। इसी क्रम में सरकार द्वारा हर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें संचारी रोगों के उपचार की सुविधा दी जा रही है और लोगों को बचाव के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोगों से बचाव के उपाय की बात की जाए तो दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, नियमित मच्छरदानी का प्रयोग करें, अनुपयोगी वस्तुओं में पानी इकट्ठा न होने दें, पानी की टंकी पूरी तरह से ढककर रखें, पूरी बाह वाली कमीज और पैंट पहनें, घर और कार्यस्थल के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर और गमले आदि साप्ताहिक खाली कर सुखाएं, गड्ढों में पानी एकत्र हो तो उसे मिट्टी से भर दें। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। 15 अप्रैल 2022 को नगर विकास निदेशालय में विशेष सफाई अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इसके तहत पूरे प्रदेश में 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के चलते आने वाले 5 सालों में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाने और 2024 तक सभी शहरों में कूड़े से पुराने ढेरों से निजात करने की घोषणा की गई। बताया गया कि विभाग ने जनता की सफाई से जुड़ी समस्या समाधान के लिए 1533 टोल फ्री नंबर जारी किया है। साथ ही अब शाम 4 से रात 8 बजे तक भी सफाई कराई जाएगी। स्वच्छता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में सभी नाले और नालियों की सफाई कराने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क किनारे घास लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विशेष सफाई अभियान में पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण में लोगों की मदद ली जाएगी। 2 लेन और उससे ज्यादा चौड़े मार्गों के चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग और मार्किंग कराई जाएगी। मोहल्लों और चौराहे पर फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जाएंगे, जहां पर सभी सफाई सुपरवाइजर और इंचार्ज का नाम और फोन नंबर लिखा जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। देश में माल ढुलाई के लिए आवागमन को तीव्र और सस्ता बनाने का प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय रेलवे द्वारा बंगाल से लेकर पंजाब तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा गया कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में साइडिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्री ने स्वीकृति भी दे दी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेल लाइन से है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन के लिए किया जाएगा। देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 3000 किलोमीटर है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1839 किलोमीटर लंबी भारत की एक सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजना है, जिसे वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में लुधियाना के साहनेवाल से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होती है। इस रेल रूट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल है। पहले चरण में कानपुर के न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ दिसंबर 2020 में हो चुका है। इसकी लंबाई 351 किलोमीटर है। इस परियोजना का अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है।
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश को होने वाले लाभ की बात की जाए तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का करीब 60% उत्तर प्रदेश में है। इसके पूरी तरह बन जाने पर प्रदेश के छोटे बड़े उद्योग को इसका लाभ मिल सकेगा। उन्हें कच्चे माल मंगाने में आसानी होगी, उन्हें तैयार उत्पाद को भी देश के अलग अलग स्थानों पर जल्द भेजने में मदद मिलेगी। मालगाड़ी की स्पीड बढ़ जाने से सामान की ढुलाई भी पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। साथ ही माल ढुलाई में कम वक्त लगेगा, इससे ईंधन की भी बचत हो सकेगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई खर्च में भी कमी आएगी। इसका सीधा फायदा निर्यात को मिलेगा। इससे विदेश में भारतीय उत्पादों की लागत में भी कमी आएगी, जिससे वे प्रतिस्पर्धा का बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। साथ ही इससे निवेश के लिए भारत को आकर्षक देश बनाने में भी मदद मिलेगी। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। कानपुर में निराला नगर रेलवे ग्राउंड में 17 अप्रैल को आयोजित होने वाले रामोत्सव को अद्भुत बनाने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि ये आयोजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो भला कैसे? तो बता दें कि यहाँ तैयार किए गए पुष्पक विमान पर 6000 राम एक साथ सवार होकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक केवल 107 राम एक साथ होने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस वजह से इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की बात चल रही है। इस रामोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत शिव गर्जना वाद्यंत्र से होगी। कार्यक्रम में जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। जैन, सिख और बौद्ध समुदाय के लोगों को इससे जोड़ने के लिए उनके प्रमुख गुरु और आराध्य के कटआउट कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। कानपुर IIT ड्रोन से पुष्पक विमान के ऊपर फूलों की वर्षा करने वाला है। इसमें 14 जिलों के बच्चे राम के अलग अलग रूप धारण कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी खबर की ओर। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि HBTU और ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी पहल सामने आई है, जिसमें ये दोनों साथ मिलकर प्रदूषण को कम करने के लिए इको फ्रेंडली साबुन और डिटर्जेंट तैयार करने वाले हैं। इस नई तकनीकी बायोडिग्रेडेबल उत्पाद से बनने वाले डिटर्जेंट से पानी में प्रदूषण नहीं होगा, और अगर ये उत्पाद पानी में भी चले जाएं, तो 20 से 25 दिन के बाद ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। बीते शुक्रवार को HBTU सभागार में न्यूज सर्फेक्टेंट्स फॉर सोप एंड डिटर्जेंट विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में मुंबई, गुजरात, दिल्ली आदि राज्यों से आए सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। और अब बढ़ते हैं अपनी छठी खबर की ओर। कुशीनगर के अहिरौली दीक्षित गांव के निवासी डॉक्टर गंगेश दीक्षित को उनकी हिंदी जगत की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान लघुकथा समाज, काठमांडू, नेपाल, रूसी भारतीय मैत्री संघ, दिशा मॉस्को, रूस और VV मंडल संचालित कला और वाणिज्य महाविद्यालय अक्कलकुआ, महाराष्ट्र, भारत के संयुक्त तत्वाधान में काठमांडू, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में दिया गया। डॉक्टर गंगेश दीक्षित नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंघई, जौनपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्हें सेमिनार में अपने शोध लेख प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस दौरान संस्था द्वारा उन्हें उनके हिंदी भाषा में शिक्षा, साहित्य व संस्कृति के विकास और उत्थान के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं खबर की ओर। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020-21 के लिए 16 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक प्रेरणा वेब पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर www.prerna.up.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तक तय की गई है। बता दें, राज्य अध्यापक पुरस्कार की व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश और जनपदों के श्रेष्ठ शिक्षकों के अनोखे योगदान को प्रोत्साहित करना है। साथ ही उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत से न केवल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में अपना योगदान दिया, साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्धशाली भी बनाया है। साथ ही बताते चलें कि इस पुरस्कार के लिए संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र, अवकाश प्राप्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय निरीक्षक और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे। जो शिक्षक राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वो भी इस पुरस्कार के दायरे से बाहर होंगे। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।